जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, शून्य से शिखर सीरीज का आज 11वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारी अन्य वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसे शेयर करें। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए मित्रों, देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन ए भूमि संरक्षी फसल या कवर क्रॉप, ऑप्शन बी अंतर्वर्ती फसल या कैच क्रॉप, ऑप्शन सी दलहनी फसल या लेग्यूम क्रॉप, ऑप्शन डी नगदी फसल या कैश क्रॉप। मित्रों, जैसे ही प्रश्न में आपको नहीं मिल जाता है तो सबसे पहले हम नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे या उस पर गोरा लगा लेंगे ताकि आपकी नज़रों के सामने बना रहे। देखते हैं, तो मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है? उसका सही आंसर है डी नगदी फसल या कैश क्रॉप। किस वर्ग में नहीं आती है मित्रों? नगदी फसल या कैश क्रॉप के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कैश क्रॉप कौन कौन सी हैं देखते हैं। कैश क्रॉप हैं आपकी तंबाकू। कौन कौन सी मित्रों? तंबाकू, गन्ना, आलू, ये सब कैसी हैं आपकी कैश क्रॉप। और इसका एक उदाहरण है जूट, कपास, ये सब कैसी हैं? कैश क्रॉप हैं। कैश क्रॉप होती क्या हैं? ऐसी फसलें जिनके कटाई के उपरांत हमें तुरंत मुद्रा प्राप्त हो जाए या रुपए प्राप्त हो जाएं, वो कैसी हैं? कैश क्रॉप हैं। या ऐसी फसलें जिनको हम आसानी से अपने घर में भंडारित नहीं कर सकते हैं, वो सब फसलें कैसी क्या कहलाती हैं? नकदी फसलें या कैश क्रॉप कहलाती हैं। देखते हैं उन ऑप्शनों को। कवर क्रॉप बहुत ही महत्वपूर्ण। कवर क्रॉप मित्रों वह फसलें होती हैं जो भूमि को ढककर रखती हैं ताकि आपके भूमि का क्षरण कम से कम हो सके, बाष्प उत्सर्जन कम हो सके, पानी की नमी आपके खेत में बनी रहे, खरपतवार ज़्यादा ना पनप पाए। ऐसी भूमि कौन सी कहलाती हैं? ऐसी फसलें कौन सी कहलाती हैं? भूमि संरक्षी फसलें कहलाती हैं। देखते हैं इनके उदाहरण। उड़द बहुत ही महत्वपूर्ण, मूंग तो है ही, उड़द, मूंग, इसके साथ साथ लोबिया और मित्रों कौन सी? मूंगफली, बहुत ही महत्वपूर्ण मूंगफली। ये भी आपकी कैसी है? यह भी आपकी कवर क्रॉप है। देखते हैं इन ऑप्शनों को। अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप। मित्रों, कैच क्रॉप वह फसलें होती हैं, मान लीजिए आपकी मुख्य फसल है वो किसी कारणवश खराब हो गई है, तो आपको नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए कैश क्रॉप को लगाया जाता है ताकि हमारा जो भी घाटा हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसको हम पूरा कर पाएँ। ज़्यादातर जो कैच क्रॉप होती हैं वो कैसी होती हैं? अल्प अवधि की होती हैं और कभी-कभी कैच क्रॉप को हम इमरजेंसी क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। अल्प अवधि के साथ-साथ ये तेज़ी से वृद्धि करने वाली भी होती हैं। देखते हैं इनके उदाहरण। उदाहरण मूंग तो है ही, इसके साथ-साथ उड़द बहुत ही महत्वपूर्ण, लोबिया, मूली, प्याज। कौन सी मित्रों? उड़द, लोबिया, मूली और प्याज, ये सब कैसी हैं? ये सब आपकी अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप हैं। लेग्यूम फसलें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कार्य करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसलें कौन सी हैं? दलहनी फसलें या लेग्यूम क्रॉप्स हैं। हमारा प्रश्न था मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती है? उसका सही आंसर है डी नकदी फसल के रूप में मूंग को नहीं लिया जाता है। बाकी कवर क्रॉप, कैच क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप, ये सभी वर्ग में मूंग की फसल आती है। इसका सही आंसर क्या है? डी नकदी फसल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, निम्न में कौन सी फसल दलहनी वर्ग में नहीं आती है? फिर से नहीं वाला, जैसे ही आपको नहीं मिलता है
सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन करेंगे। देखते हैं। ऑप्शन ए साइसर एरेटिनम, ऑप्शन बी कजेनस कजान, ऑप्शन सी अरेकिस हाइपोजिया, ऑप्शन डी बिगना एकोनिटिफोलिया। मित्रों, ये सब वानस्पतिक नाम दिए हैं। देखते हैं। साइसर एरेटिनम यह किसका है? यह चना का वानस्पतिक नाम है। कजेनस कजान यह अरहर का वानस्पतिक नाम है। अरेकिस हाइपोजिया यह मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। बिगना एकोनिटिफोलिया यह मोठ का वानस्पतिक नाम है। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आप जान गए होंगे कि निम्न में ऐसी कौन सी ऐसी फसल है जो दलहनी वर्ग में नहीं है। उसका सही आंसर है सी, अरेकिस हाइपोजिया या मूंगफली। अरेकिस हाइपोजिया या मूंगफली यह दलहनी नहीं है। कैसी है? तिलहनी है। तिलहनी फसल। मूंगफली कैसी है मित्रों? तिलहनी फसल है। तिलहनी के साथ साथ क्या है? यह भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। क्या है मित्रों? भारत की मुख्य तिलहनी फसल। बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली। प्रश्न था निम्न में कौन सी फसल दलहनी वर्ग में नहीं आती है? उसका सही आंसर है सी, अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली। दलहनी ना होकर कैसी है? तिलहनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। मादा बकरी को किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए नैनी, ऑप्शन बी ईव, ऑप्शन सी सो, ऑप्शन डी मेयर। तो मादा बकरी को किस नाम से भी जानते हैं? इसका सही नाम है ऑप्शन ए नैनी। कभी कभी ऑप्शन में नैनी ना देकर आपको दे सकता है डो। नैनी या डो दोनों ही नाम से बकरी को, मादा बकरी को जानते हैं। देखते हैं ऑन ऑप्शनों को। ईव यह मादा भेड़। मादा भेड़। मादा भेड़ को किस नाम से जानते हैं? ईव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। सो यह मादा सुअर को कहते हैं। मादा सुअर को सो के नाम से जानते हैं। मेयर या घोड़ी, जो घोड़ी होती है उसको मेयर के नाम से जानते हैं। प्रश्न था मादा बकरी को और किस नाम से भी जानते हैं? उसका सही आंसर है ए नैनी या डो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, टमाटर के केचप को किस अम्ल के द्वारा परिरक्षित करते हैं? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। मित्रों, टमाटर का जो केचप होता है वो कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है मित्रों? रंगीन। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो रंगीन पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का। किसका मित्रों? बेंजोइक एसिड का। टमाटर का केचप कैसा है? रंगीन है। जितने भी रंगीन पदार्थ होते हैं उनका परिरक्षण हम कैसे करते हैं? बेंजोइक एसिड के द्वारा करते हैं। देखते हैं ऑप्शनों को। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसे KMS के नाम से भी जानते हैं। और किस प्रकार के पदार्थों को संग्रहित करता है ये? तो रंगहीन या कलरलेस। रंगहीन या कलरलेस जितने भी पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। और जितने भी रंगीन होते हैं उनके लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड आपका सिरका में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। प्रश्न था मित्रों टमाटर के केचप को किस अम्ल के द्वारा परिरक्षित करते हैं? उसका सही आंसर है बी बेंजोइक एसिड। टमाटर का केचप कैसा होता है? रंगीन। जितने भी रंगीन पदार्थ होते हैं उनको बेंजोइक एसिड के द्वारा
परिरक्षित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत है। राष्ट्रीय कृषि मुख्य सूक्ष्म जीव ब्यूरो NBAIM कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मऊ, ऑप्शन डी बेंगलोर। मित्रों, NBAIM यह मऊ में अवस्थित है, मऊ उत्तर प्रदेश यूपी। कभी कभी आपने किताबों में पढ़ा होगा मऊनाथ भंजन, तो मऊनाथ भंजन और मऊ एक ही स्थान है जो कि यूपी में अवस्थित है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। नई दिल्ली, नई दिल्ली में क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR कहाँ पर है? नई दिल्ली में अवस्थित है। लखनऊ में बहुत ही महत्वपूर्ण NB नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? लखनऊ में अवस्थित है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेंगलोर में देखते हैं, बेंगलोर में आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स, एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्स कहाँ पर है? बेंगलोर में है। टोटल नेशनल ब्यूरो कितने भारत में? टोटल नेशनल ब्यूरो की संख्या है भारत में 6। कितनी मित्रों? टोटल नेशनल ब्यूरो कितने भारत में? 6 नेशनल ब्यूरो भारत में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही आंसर है सी मऊ। राष्ट्रीय कृषि मुख्य सूक्ष्म जीव ब्यूरो NBAIM यह मऊ या मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने गिफेन वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वस्तुएं, ऑप्शन बी कम मात्रा में पाई जाने वाली वस्तुएं, ऑप्शन सी उच्च कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन डी निम्न कोटि की वस्तुएं। मित्रों, यह प्रश्न भिन्न भिन्न एग्जामों में सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? गिफेन कैसी वस्तुएं होती हैं? यह निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। कैसी मित्रों? निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका डी, निम्न कोटि की वस्तुएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने निम्न में कौन सा एक प्रतियोगी बाजार या कॉम्पिटिटिव बाजार है? ऑप्शन ए पूर्ण बाजार, ऑप्शन बी प्राथमिक बाजार, ऑप्शन सी पूंजी बाजार, ऑप्शन डी थोक बाजार। तो निम्न में प्रतियोगी बाजार कैसा होगा? प्रतियोगी बाजार वही होगा जो अपने आप में पूर्ण हो। कैसा हो? पूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार हमेशा कैसे होते हैं? प्रतियोगी बाजार या कॉम्पिटिटिव बाजार होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ए पूर्ण बाजार। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने प्रश्न मित्रों आपको कराए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं या उनके आगे आने की प्रबल संभावना है, तो आप हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उन्हें नोट डाउन भी करें। प्रश्न नंबर 8 मित्रों, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी बेंगलोर। मित्रों, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला यह नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ है मित्रों? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में अवस्थित है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एग मार्ग का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल मार्ग। क्या मित्रों? एग्रीकल्चरल मार्ग। कभी कभी आपको एग्रीकल्चर भी दे देगा, दोनों एक ही हैं, एग्रीकल्चरल मार्ग। प्रश्न आता है आपसे कि एग मार्क एक्ट कब आया था? तो एग मार्क एक्ट जो है ये आया था 1937 में। कब मित्रों? 1937 में आया था। लेकिन कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें संशोधन कब किया गया था। क्या मित्रों? संशोधन के बारे में कभी कभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसमें संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो संशोधन किया गया था 1986 में। एग मार्क एक्ट आया था 1937 में और उसका संशोधन कब किया गया था? 1986 में। और केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? यह नागपुर
महाराष्ट्र में अवस्थित है। और एगमार्क का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल मार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 82%, ऑप्शन डी 21%। तो एनहाइड्रस अमोनिया या निर्जलीकृत अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो कितनी है? 82%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? एनहाइड्रस अमोनिया में। कितनी? 82%। इसके साथ साथ क्या है? सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक आपसे पूछ ले प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक कौन सा है, तो वो कौन सा है? एनहाइड्रस अमोनिया सबसे ज़्यादा अम्लीय। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 46%, 46% नाइट्रोजन या किसमें पाई जाती है? यूरिया में। 26% नाइट्रोजन मित्रों किसमें पाई जाती है? कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे कैन कहा जाता है। इसके साथ साथ कैन को और क्या कहते हैं? किसान खाद, किसान खाद। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी क्या कहते हैं? सोना खाद। दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किसान खाद और सोना खाद किसे कहा जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन, इसको कहा जाता है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 26% होती है और ये एक न्यूट्रल खाद है। देखते हैं 21%। 21% नाइट्रोजन या कैल्शियम साइनामाइड में पाई जाती है। कैल्शियम साइनामाइड बहुत ही महत्वपूर्ण। कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया दोनों में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? यह एमाइड के रूप में पाई जाती है। और कैल्शियम साइनामाइड ऐसा उर्वरक है जो सबसे ज़्यादा कैसा है? क्षारीय है। सबसे ज़्यादा क्षारीय है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि सबसे ज़्यादा क्षारीय उर्वरक पूछ ले आपसे, तो उसका आंसर क्या रहेगा मित्रों? कैल्शियम साइनामाइड। बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे ज़्यादा अम्लीय, सबसे ज़्यादा अम्लीय है आपका एनहाइड्रस अमोनिया और सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा है? कैल्शियम साइनामाइड। प्रश्न था एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी? सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितना? 82 या 82%। ऑप्शन सी। आशा है सभी के सभी ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी रेगुर, ऑप्शन डी बल्टीसोट। मित्रों यह प्रश्न भिन्न भिन्न एग्जामों में आया हुआ है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। नवीन जलोढ़ मृदा किस अन्य नाम से भी जानते हैं? उसका सही नाम है खादर। क्या है मित्रों? खादर नाम से भी नवीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। बांगर, बांगर है आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ होती है या एलुवियल मृदा है उसको क्या कहते हैं? बांगर। नवीन को खादर। रेगुर क्या है? रेगुर और बल्टीसोल दोनों की दोनों यह कैसी हैं? काली मृदा। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? रेगुर और बल्टीसोल कहा जाता है। या काली कपास मृदा, वो भी कैसी है? काली मृदा को ही कहा जाता है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर मित्रों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। 2 पंक्ति वाले जौ या 2 रोड बार्ले का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए हॉर्डियम बल्गेयर, ऑप्शन बी हॉर्डियम इर्रेगुलर, ऑप्शन सी हॉर्डियम डिस्टिकॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मित्रों 2 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉर्डियम डिस्टिकॉन। हॉर्डियम डिस्टिकॉन यह 2 रोड बार्ले है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। हॉर्डियम वल्गेयर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, 6 रो बार्ले। 6 रो बार्ले आपका कौन सा है, हॉर्डियम वल्गेयर है। हॉर्डियम इर्रेगुलर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इर्रेगुलर, तो यह 2 रो या 6 रो बार्ले है। 2 रो या 6 रो बार्ले, कभी कभी 2 रो भी होती हैं, कभी कभी 6 रो भी होती हैं, इसलिए इसको हॉर्डियम इर्रेगुलर के नाम से जानते हैं। हमारा प्रश्न था 2 पंक्ति वाले जो 2 रोड बार्ले का वानस्पतिक नाम, उसका सही आंसर है सी, हॉर्डियम डिस्टिकॉन। बहुत ही महत्वपूर्ण। और हॉर्डियम वल्गेयर 6 रो बार्ले, यह क्वेश्चन भी कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, वैशाली बधु एक प्रजाति है। मित्रों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसटीए के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी मिर्च, ऑप्शन सी बैंगन, ऑप्शन डी भिंडी। मित्रों, वैशाली बधु यह भिंडी की उन्नत किस्म है। किसकी मित्रों, भिंडी की उन्नत किस्म है। आइए देखते हैं भिंडी की अन्य वैरायटियाँ। पूसा सावनी, बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन से मित्रों, पूसा सावनी, पूसा मखमली, दोनों की दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। टमाटर की पूसा रूबी, बहुत ही महत्वपूर्ण, भिन्न भिन्न एग्जामों में कई बार यह किस्म पूछी जा चुकी है। उसके साथ साथ पूसा गौरव, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। और भी हैं, जैसे आपकी पंजाब छुआरा, रोमा, यह सब भी टमाटर की। मनी मेकर तो अभी एमपी के एग्जाम में पूछ ली गई थी। यह भी किसकी है, टमाटर की है। मिर्च, पूसा ज्वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण, भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछी जा चुकी है। पूसा ज्वाला किसकी इसमें, मिर्च की है। इसके साथ साथ अर्का लोहित, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्का लोहित, यह भी मिर्च की है। और पूसा सदाबहार, यह भी मिर्च की है। बैंगन की पंत सम्राट बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। इसके साथ साथ पूसा क्रांति, यह भी बैंगन की उन्नत किस्म है। पंत ऋतुराज, ये सभी कैसी है, बैंगन की महत्वपूर्ण किस्में हैं। मित्रों, जिन किस्मों के आगे पूसा लग रहा है, यह सब IARI नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई वैरायटियां हैं। तो वैशाली बधु यह एक प्रजाति है, किसकी है, इसका सही आंसर है डी, भिंडी की बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों, फूलगोभी की ब्राउनिंग बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। सबसे पहले हम कमी को अंडरलाइन कर लेंगे। किस पोषक तत्व की कमी से होता है, देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो फूलगोभी की ब्राउनिंग बीमारी यह बोरान पोषक तत्व की कमी से होती है। किसकी मित्रों, बोरान पोषक तत्व की कमी से होती है। ब्राउनिंग पूछ ले या आपसे पूछ ले हॉलो स्टेम। कौन से मित्रों, हॉलो स्टेम, दोनों की दोनों यह बोरान की कमी से होती है। ब्राउनिंग या हॉलो स्टेम, दोनों ही बीमारी बोरान पोषक तत्व की कमी से फूलगोभी में होती हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। मॉलिब्डेनम की कमी से भिप्टेल रोग, गोभी में भिप्टेल रोग। नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, अधिकता से आपका होता है हॉलो स्टेम। लेकिन अभी आपसे पूछ ले नाइट्रोजन की कमी से आपका हो जाता है फूलगोभी में बटनिंग रोग। बटनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण। अधिकता से हॉलो स्टेम रोग, नाइट्रोजन की अधिकता से हॉलो स्टेम रोग, और नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग रोग, बोरान की कमी से हॉलो स्टेम तथा ब्राउनिंग रोग फूलगोभी में हो जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। फूलगोभी की ब्राउनिंग बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है,
उसका सही आंसर है ए, बोरान की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट, हमारी वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिए, कोई डाउट है उसके बारे में कमेंट करिए। देखते हैं अगला प्रश्न। ग्लैडियोलस में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए, कंद या ट्यूबर के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रकंद या राइजोम के द्वारा। ऑप्शन सी, घनकंद या कॉर्म के द्वारा। ऑप्शन डी, सलकंद या बल्ब के द्वारा। मित्रों, ग्लैडियोलस में प्रवर्धन, इसका सही आंसर है सी, घनकंद या कॉर्म के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा मित्रों? घनकंद या कॉर्म के द्वारा। घनकंद या कॉर्म के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, घुइयां, जैसे आप अरबी भी कहते हैं, घुइयां, और जिमीकंद, दोनों में घनकंद या कॉर्म के द्वारा प्रवर्धन होता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। ट्यूबर या कंद, इसका तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आलू, आलू में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कंद या ट्यूबर के द्वारा। देखते हैं अन ऑप्शनों को। प्रकंद या राइजोम, प्रकंद या राइजोम बहुत ही महत्वपूर्ण, यह हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक में प्रवर्धन प्रकंद या राइजोम के द्वारा होता है। बल्ब, यह लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज में प्रवर्धन सलकंद या बल्ब के द्वारा होता है। हमारा प्रश्न था ग्लैडियोलस में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं? उसका सही आंसर है सी, घनकंद या कॉर्म के द्वारा। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, आंवला में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए, पैच बडिंग। ऑप्शन बी, चिप बडिंग। ऑप्शन सी, रिंग बडिंग। ऑप्शन डी, टी बडिंग। मित्रों, आंवला में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? उसका सही आंसर है पैच बडिंग। क्या है मित्रों? पैच बडिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैच बडिंग के द्वारा आंवला में प्रवर्धन किया जाता है व्यावसायिक तौर पर। देखते हैं अन ऑप्शनों को। चिप बडिंग, चिप बडिंग यह आपकी अंगूर में, अंगूर की व्यावसायिक विधि कौन सी है? चिप बडिंग। रिंग बडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण, यह बेर में उपयोग की जाती है। किसमें मित्रों? बेर में। टी बडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण, यह गुलाब, किसमें मित्रों? गुलाब में, गुलाब की व्यावसायिक विधि कौन सी है? टी बडिंग। प्रश्न था आंवला में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? तो इसकी व्यावसायिक विधि, इसका सही आंसर है ए, पैच बडिंग। आशा है आपको समझ में आया होगा। मित्रों, जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों प्रश्न नंबर 16, सरसों के तेल में कड़वाहट या पजेंसी किस कारण पाई जाती है? ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। ऑप्शन बी, अफ्लाटॉक्सिन के कारण। ऑप्शन सी, इरूसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी, ग्लूकोसिलेट्स के कारण। मित्रों, सरसों के तेल में कड़वाहट या पजेंसी यह ग्लूकोसिलेट्स के कारण पाई जाती है। किसके कारण? ग्लूकोसिलेट्स के कारण पाई जाती है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। इरूसिक अम्ल, अगर सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल की मात्रा 0.5% से अधिक हो जाती है तो यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। कितनी मात्रा मित्रों? 0.5% से अधिक मात्रा इरूसिक अम्ल की मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होती है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण सलजम, सलजम और मूली में चरपराहट, सलजम और मूली में चरपराहट का कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन यह मूंगफली में पाई जाती है। मूंगफली की क्या है? एक फफूंद है जिसके कारण मूंगफली के दाने कैसे हो जाते हैं? कड़वे हो जाते हैं, दाने कड़वे। किसके कारण होते हैं? अफ्लाटॉक्सिन के कारण। प्रश्न था मित्रों सरसों के तेल में कड़वाहट या पजेंसी किस कारण पाई जाती है? उसका सही आंसर है डी, ग्लूकोसिलेट्स के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, कुसुम या सैफफ्लावर की प्रथम संकर किस्म है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पूछ रहा है? कुसुम की प्रथम संकर, फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉस किस्म पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए ICPH8, ऑप्शन बी NRC HB 506, ऑप्शन सी DSH 129, ऑप्शन डी BSH1। मित्रों, कुसुम या सैफफ्लावर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? DSH 129। कौन सी मित्रों? DSH 129। बहुत ही महत्वपूर्ण। चलते हैं अन्य ऑप्शनों पे। ICPH8, ICPH8 यह अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड है। किसकी मित्रों? अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड है। NRC HB 506 यह सरसों की प्रथम संकर या फर्स्ट हाइब्रिड है। सरसों की प्रथम संकर या फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी है? NRC HB 506। BSH1 यह सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है। किसकी मित्रों? सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है। हमारा प्रश्न था कुसुम या सैफफ्लावर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? उसका सही आंसर है सी, DSH 129। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न के अन्य ऑप्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि भिन्न भिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। आप इनको नोट डाउन कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में भारतीय बौना गेहूं है। कौन सा मित्रों? भारतीय बौना गेहूं है। इंडियन ड्वार्फ व्हीट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में इंडियन ड्वार्फ या भारतीय बौना गेहूं कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, ऑप्शन सी ट्रिटिकम वल्गेयर, ऑप्शन डी ट्रिटिकम डाइकोकम। मित्रों, भारतीय बौना गेहूं कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत से एग्जामों में आया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। ट्रिटिकम एस्टिवम यह कैसा है? यह है आपका मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। कैसा है मित्रों? मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। बहुत ही महत्वपूर्ण। मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट आपका कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इंडियन ड्वार्फ व्हीट कौन सा है? ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। देखते हैं ट्रिटिकम वल्गेयर। ट्रिटिकम वल्गेयर ये आपका कैसा है? यह भी आपका हेक्साप्लॉइड है। कैसा है मित्रों? ये हेक्साप्लॉइड। मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट भी आपका कैसा है? यह भी हेक्साप्लॉइड है। ट्रिटिकम स्पैरोकोकम यह भी आपका कैसा है? हेक्साप्लॉइड। ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम आपका कैसा है? टेट्राप्लॉइड। बहुत ही महत्वपूर्ण, टेट्राप्लॉइड। ट्रिटिकम डाइकोकम का अन्य नाम कभी भी आपसे पूछ लेता है, और इसे क्या कहते हैं? इसे इमर गेहूं के नाम से भी जानते हैं। क्या मित्रों? इमर व्हीट या इमर गेहूं के नाम से भी जानते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम को। यह आपका कैसा होता है? टेट्राप्लॉइड। और इससे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ट्रिटिकम डाइकोकम या इमर व्हीट से कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? उपमा। कौन सा मित्रों? उपमा व्यंजन किससे बनाया जाता है? ट्रिटिकम डाइकोकम से। उपमा जो साउथ इंडियन खाना होता है, उपमा किससे बनाते हैं? ट्रिटिकम डाइकोकम से। प्रश्न था मित्रों, निम्न में भारतीय बौना गेहूं या इंडियन ड्वार्फ व्हीट कौन सा है? उसका सही आंसर है बी, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, जो कि कैसा होता है? किस नेचर का होता है? हेक्साप्लॉइड। 2n बराबर 6x बराबर कितना? 42। हेक्साप्लॉइड 2n बराबर 6x बराबर 42। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में मक्का की डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है। डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म आपसे पूछ रहा है मक्का की डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी के जनक कौन थे? निकोलस एपार्ट। देखते हैं ऑप्शनों को। जियामेज सकराटा,
ऑप्शन बी जियामेज इवल्टा, ऑप्शन सी जियामेज इंडोराटा, ऑप्शन डी जियामेज इंडेंटाटा। मित्रों, मक्का की डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? उसका सही आंसर है जियामेज सकराटा। कौन सी मित्रों? जियामेज सकराटा, जिसे मीठी मक्का भी कहते हैं। क्या है ये? मीठी मक्का। बहुत ही महत्वपूर्ण। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? स्वीट कॉर्न। मीठी मक्का या स्वीट कॉर्न। देखते हैं ऑप्शनों को। जियामेज इवल्टा, जियामेज इवल्टा क्या है? ये आपका पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जियामेज इवल्टा। जियामेज इंडोराटा, ये आपकी देसी मक्का, देसी मक्का के साथ साथ और इसको क्या कहते हैं? इसे फ्लिंट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। क्या मित्रों? फ्लिंट कॉर्न। जियामेज इंडेंटाटा, इसे डेंट कॉर्न के नाम से जानते हैं, डेंट कॉर्न या अमेरिकन मक्का। अमेरिकन मक्का आपसे पूछ ले कौन सी है, तो अमेरिकन मक्का आपकी है जियामेज इंडेंटाटा, जिसे डेंट कॉर्न के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न आपसे कर ले कि देसी या फ्लिंट कॉर्न कौन सी है, उसका सही आंसर क्या रहेगा? जियामेज इंडोराटा। जियामेज इवल्टा यह पॉपकॉर्न के लिए उपयोग में लाई जाती है, और जियामेज सकराटा यह मीठी मक्का होती है जिसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। और डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? जियामेज सकराटा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जियामेज सकराटा। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चारों के चारों ऑप्शन भिन्न भिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में किस फसल के तेल को गरीबों का घी भी कहते हैं? क्या मित्रों? गरीबों का घी भी कहते हैं। ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी सरसों। मित्रों, गरीबों का घी किसे कहा जाता है? उसका सही आंसर है बी तिल को। तिल के तेल को गरीबों का घी भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछ लेता है कि तिल का तेल बहुत लंबे समय तक संरक्षित रहता है, उसका कारण क्या है? तो उसमें एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है सिसिमॉल। क्या मित्रों? सिसिमॉल। सिसिमॉल के कारण ही जो तिल का तेल है लंबे समय तक खराब नहीं होता और संरक्षित रहता है। सिसिमॉल। बहुत ही महत्वपूर्ण। मूंगफली, मूंगफली को अन्य नाम और क्या क्या है? मूंगफली को हम पीनट के नाम से भी बनाते हैं। पीनट, मनीला नट, मंकी नट भी कहते हैं इसको, अर्थ नट भी कहते हैं। बहुत से नाम है इसके। पीनट, मंकी नट, मनीला नट, अर्थ नट, ये सब क्या है? मूंगफली के अन्य नाम हैं। और मूंगफली क्या है? ये भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। सोयाबीन, सोयाबीन को हम बोनलेस मीट या हड्डी रहित मांस, क्या मित्रों? बोनलेस मीट के नाम से किसे जानते हैं? सोयाबीन को। इसके साथ साथ इसे पीला सोना या येलो जेवल के नाम से भी जानते हैं। पीला सोना या येलो जेवल। इसके साथ साथ क्या है? सोयाबीन, सोयाबीन विश्व की मुख्य तिलहनी फसल है। भारत की आपसे पूछ ले कि भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, उसका सही आंसर रहेगा मूंगफली। अगर आपसे पूछ ले विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, उसका सही आंसर रहेगा सोयाबीन। सरसों, सरसों हमारी रबी की मुख्य तिलहनी फसल है। उसके साथ साथ ये क्या है मित्रों? रबी की मुख्य तिलहनी फसल। इसके साथ साथ यह राजस्थान की भी मुख्य तिलहनी फसल है और उत्तर प्रदेश की भी यह मुख्य फसल है। हमारा प्रश्न था निम्न में किस फसल के तेल को गरीबों का घी भी कहा कहते हैं? उसका सही आंसर है बी तिल के तेल को गरीबों का घी भी कहते हैं। और तिल का तेल लंबे समय तक संरक्षित रहता है, किसके कारण? सिसिमॉल के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में बकरी की किस नस्ल को
सिटी गोट के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, किसके नाम से मित्रों? सिटी गोट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सानेन, ऑप्शन बी जमुनापारी, ऑप्शन सी बर्बरी, ऑप्शन डी एंग्लो न्यूबियन। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है सी बर्बरी। क्या मित्रों? बर्बरी को हम सिटी गोट के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। सानेन, सानेन को हम कहते हैं दूध की रानी, दूध की रानी। यह क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि दूध की रानी बकरी की किस नस्ल को कहते हैं। उसका सही आंसर है सानेन। जमुनापारी, यह आपकी डुअल पर्पज ब्रीड है। डुअल पर्पज, डुअल पर्पज का मतलब इसको दूध और मीट दोनों के लिए पाला जाता है। और इसकी खास बात क्या है? इसका मुख आपसे पूछ लेता है, इसका मुख कैसा होता है? तोतामुखी। कैसा मित्रों? तोतामुखी मुंह किसका होता है? जमुनापारी का। और उत्तर प्रदेश का इटावा क्षेत्र इसकी जन्मस्थली है। एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी कहते हैं। जर्सी, किसकी? बकरियों की जर्सी पूछ ले, बकरियों की जर्सी किस किस्म को कहा जाता है? उसका सही आंसर रहेगा एंग्लो न्यूबियन। प्रश्न टीजीटी का रिपीटेड है और भिन्न भिन्न एग्जामों में आया हुआ भी है। हमारा प्रश्न था निम्न में बकरी की किस नस्ल को सिटी गोट के नाम से जानते हैं? उसका सही आंसर है सी बर्बरी को। आशा है आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किनकी तिथि पर प्रारंभ हुआ? किनकी जन्म तिथि पर प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। मित्रों, आपको अगर डेट इसकी पता होगी तो आप सीधा इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1952 को। कब मित्रों? 2 अक्टूबर 1952 को। तो 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस होता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के जन्मतिथि पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी महात्मा गांधी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका कभी शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है CDP। इसकी शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1952 को, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। आशा है आपको समझ में आया होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों, प्रश्न नंबर 23। पालक में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। मित्रों, पालक में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? उसका सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। मैलिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक। इसके साथ साथ तरबूज, तरबूज में भी मैलिक अम्ल पाया जाता है। और कौन से हैं? चेरी, केला, इन सब में भी कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आपका कच्चा आम, किसमें मित्रों? कच्चा आम। इसके साथ साथ अंगूर, अंगूर। और किसमें पाया जाता है? इमली में। बहुत ही महत्वपूर्ण, इमली, अंगूर और कच्चा आम, इन तीनों में टार्टरिक अम्ल। नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और मैलिक अम्ल सेब में बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके साथ साथ तरबूज, चेरी, केला, इन सभी मैलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न था पालक में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है? उसका सही आंसर है बी ऑक्जेलिक अम्ल। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। भारत में पाई जाने वाली भैंसें
किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए नदी भैंस, ऑप्शन बी दलदली भैंस, ऑप्शन सी अफ्रीकन भैंस, ऑप्शन डी सभी। मित्रों, भारत में जो भैंसें पाई जाती हैं वह नदी भैंस के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से? नदी भैंस के नाम से जानी जाती हैं। अगर ऑप्शन में नदी भैंस ना आए, उसके स्थान पर आ जाए पानी, तो नदी या पानी दोनों ही जो भैंसें पाई जाती हैं वह भारत में पाई जाती हैं। देखते हैं अन ऑप्शनों को। कभी कभी आपसे मित्रों ये भी पूछ लेता है कि क्या गुणसूत्र संख्या कितनी होती है नदी वाली या पानी वाली भैंस की? गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर इनका होता है 2n बराबर 50। यह प्रश्न टीजीटी में पूछा था अभी 2021 में। देखते हैं अन ऑप्शनों को। दलदली भैंस, दलदली भैंस के क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? इनका होता है 2n बराबर 48। अफ्रीकन भैंस, अफ्रीकन भैंस का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 52। कितना मित्रों? 52। 50 नदी या पानी वाली भैंस का, 48 दलदली भैंस का, 52 अफ्रीकन भैंस का। प्रश्न था भारत में पाई जाने वाली भैंसें किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? उसका सही आंसर है ए नदी या पानी वाली भैंसें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने प्रस्तुत है। गेहूं तथा सरसों की अंतरासस्यन अनुपात या इंटरक्रॉपिंग रेशियो कितना है? ऑप्शन ए 1:9, ऑप्शन बी 9:1, ऑप्शन सी 8:1, ऑप्शन डी 1:8। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 9:1। प्रश्न था गेहूं तथा सरसों की अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग रेशियो कितना है? उसका सही आंसर है बी 9:1। आपसे मित्रों पूछ ले कि अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग होती क्या है, तो दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित अनुपात में बोना क्या कहलाता है? अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? गेहूं तथा सरसों की अंतरासस्यन अनुपात, ऑप्शन बी 9:1। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि गेहूं और सरसों का इंटरक्रॉपिंग रेशियो क्या है? 9:1। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी जो भी वीडियो बनती हैं, जो अपलोड होती हैं, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नियमित नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने प्रश्न नंबर 26। मक्का में पर परागण का कारण है? ऑप्शन ए प्रोटोगाइनी, ऑप्शन बी प्रोटेंडरी, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मित्रों, मक्का में पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन किसके कारण होता है? यह प्रोटेंडरी के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटेंडरी। ये प्रोटेंडरी क्या है? प्रोटेंडरी अगर पौधे का नर भाग मादा भाग की अपेक्षा पहले विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी। नर भाग किसी अपेक्षा पहले विकसित हो जाए, मादा की अपेक्षा, उसे क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी। मक्का के नर भाग को कहते क्या है? टेसल। टेसल। प्रोटोगाइनी क्या है? इसका उल्टा, अगर पौधे का मादा भाग नर भाग की अपेक्षा पहले विकसित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी। यह किसमें होता है? यह आपका बाजरा में पाया जाता है। किसमें मित्रों? बाजरा में पाया जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न नंबर 27। निम्न में कौन सा अवर्णात्मक शाकनाशी या नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है?
देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए एलाक्लोर, ऑप्शन बी ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन सी पैराक्वाट, ऑप्शन डी एट्राजीन। मित्रों, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है? इसमें सही आंसर है सी पैराक्वाट। यह कैसा है? नॉन सिलेक्टिव। आइए नॉन सिलेक्टिव के अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं। पैराक्वाट है, इसके साथ साथ डाइक्वाट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ग्लाइफोसेट। इसके साथ साथ मित्रों और कौन सा है? वीड ऑयल। कौन सा है? वीड ऑयल। यह भी आपका कैसा है? नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर, ये दोनों कैसे हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड। एट्राजीन, यह भी आपका कैसा है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते क्या हैं? नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड वह हर्बिसाइड हैं जो खरपतवार के साथ साथ आपकी मुख्य फसल को भी नष्ट कर दें। वो कैसे होते हैं? नॉन सिलेक्टिव होते हैं। और सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड वह हर्बिसाइड हैं जो मुख्यतः आपके खरपतवारों को ही नष्ट करे और आपकी मुख्य फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो हैं आपके सिलेक्टिव हर्बिसाइड। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न था, निम्न में कौन सा आवरणात्मक या नॉन सिलेक्टिव शाकनाशी है? उसका सही आंसर है सी पैराक्वाट। और उसके अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट और वीड ऑयल। क्या मित्रों? वीड ऑयल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मृदा वायु या सॉइल एयर में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 0.03%, ऑप्शन बी 0.30%, ऑप्शन सी 0.003%, ऑप्शन डी 0.35%। मित्रों, मृदा वायु या सॉइल एयर में CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसका सही आंसर है बी 0.03%। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। 0.03% यह वातावरण में CO2 की मात्रा। कितनी मित्रों? वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.03%। लेकिन प्रश्न था मृदा वायु सॉइल एयर में, सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? उसका सही आंसर है 0.30%। यह कितने, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि वातावरण की अपेक्षा मृदा वायु में कितने गुना अधिक CO2 पाई जाती है? कितने गुना पाई जाती है? 10 गुना अधिक। 10 गुना अधिक। और रेंज क्या रहती है इसकी? 0.25 से 0.30% तक। 0.25% से 0.30% तक सॉइल एयर में CO2 पाई जाती है और वातावरण में 0.03%। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। हमारा प्रश्न था मृदा वायु या सॉइल एयर में CO2 की कितनी मात्रा है? उसका सही आंसर है बी 0.30%। अगर रेंज दे दे तो रेंज क्या रहेगी? 0.25 से 0.30%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्न में आम की किस्म नहीं है। जैसे ही नहीं आता है हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे या गोला खींच लेंगे। देखते हैं। ऑप्शन ए अर्का अरुणा, ऑप्शन बी अर्का पुनीत, ऑप्शन सी अर्का अनमोल, ऑप्शन डी अर्का हंस। मित्रों, इसमें आम की कौन सी किस्म नहीं है? उसका सही आंसर है डी अर्का हंस। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अर्का हंस यह किसकी है? अर्का हंस है आपकी अंगूर की किस्म। किसकी मित्रों? अंगूर। जिन वैरायटियों के आगे अर्का लगा होता है ये कहाँ की होती हैं? IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरगट्टा बेंगलोर। कहाँ? हसरगट्टा बेंगलोर। जितनी भी किस्में होती हैं उनके आगे अर्का लगा होता है। हमारा प्रश्न था निम्न में आम की किस्म नहीं है। उसका सही आंसर है डी
अर्का हंस, यह किसकी है? अंगूर की किस्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन से फल का जैम उपयुक्त नहीं है? जैसे आपको नहीं दिखता है आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो कौन से फल का जैम उपयुक्त नहीं है? देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी नींबू। मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है डी नींबू। नींबू का जैम नहीं बनाया जाता, इसका क्या बनता है? मार्मालेड। बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं उनका हम मार्मालेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मार्मालेड। बहुत ही महत्वपूर्ण। बाकी आम, केला और आंवला तीनों से हम क्या बना सकते हैं? जैम। जैम का कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि TSS कितना होता है? इसका होता है 68%, 68% TSS जैम का होता है। और जेली का कितना होता है? जेली का होता है 65% या 65%। और सबसे अच्छी जेली किस फल की बनती है? अमरूद की। अमरूद की सबसे अच्छी जेली बनती है। किस कारण? क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पैक्टिन की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी नींबू। नींबू से हम फल का जैम नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मार्मालेड। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और कोई किसी भी प्रश्न के बारे में आपको क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करें या हमारे नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें। मित्रों, अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।